Welcome to Y.MGMT Equity. So in our previous class, we have studied डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। तो लास्ट क्लास में हमने डिग्री पढ़े थे, वेरियस डिग्रीज पढ़ा था हमने, जहाँ पे हमने हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, मतलब कि डिमांड की इलास्टिसिटी को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। डिमांड में अगर ज़्यादा इलास्टिक है डिमांड तो कैसे डिनोट करेंगे, कम इलास्टिक है तो कैसे डिनोट करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक है तो किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया था, और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड की इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं। जिसमें फर्स्ट हमारा है क्या, नेचर ऑफ कमोडिटी। सेकेंड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। थर्ड है हमारा इनकम लेवल। फोर्थ है हैबिट्स। फिफ्थ है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। सिक्स है हमारा नंबर ऑफ यूजेस। सेवन्थ है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। एंड एट्थ है हमारा टाइम पीरियड। इन सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे डिमांड की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। अब ये डिमांड की इलास्टिसिटी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट में देखिए तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नेचर ऑफ कमोडिटी को अगर समझें तो यहाँ पे 3 तरीके की हमने कमोडिटी की बात की है। जहाँ पे फर्स्ट हमारी कमोडिटी क्या है, नेसेसिटी वाले जो गुड्स हमारे होते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट उसको लिया है। कंफर्ट वाले गुड्स हमने लिए हैं, ऐसे गुड्स जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड हमने लग्जरियस गुड्स की यहाँ पे बात की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कमोडिटी ऑफ नेसेसिटी की बात करें, वो सारे गुड्स जो हमारी नेसेसिटी है, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि फूड, तो इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है, तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से प्राइस की इनकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डेली बेसिस पे मेडिसिन चलती है, ठीक है, डेली बेसिस पे उसकी मेडिसिन चलती है, तो अगर मान लीजिए उसकी मेडिसिन की अगर प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि मेडिसिन को कंज्यूम करना वो पोस्टपोन कर दे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेडिसिन उनकी लाइफ के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए एक नेसेसिटी है। इसी वजह से यहाँ पे मेडिसिन की प्राइस चाहे कितनी भी हो वो परचेज़ करेंगी। इसी तरह अगर आप फूड की बात करें, सपोज़ आप, हम पल्सेस की अगर यहाँ पे बात करें, तो खाना हमारे लिए क्या है, पल्सेस हमारे लिए क्या है, एक नेसेसिटी है। रोज़ मतलब डेली के मील में आप थोड़ा बहुत पल्सेस तो खाते ही होंगे, तो ये आपके लिए एक नेसेसिटी है। मतलब फूड क्या होता है, किसी भी पर्सन के लिए, जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये नेसेसिटी होती है। ठीक, तो पल्सेस की अगर प्राइस में अगर देखिए थोड़ी बहुत अगर कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत अगर प्राइस अगर राइज होती है, तो लोग अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, पर डिमांड को ख़त्म नहीं करते हैं। मतलब अगर समझिए कि अगर 75 रुपीज़ केजी अगर आपके पल्सेस मिलते हैं और प्राइस आपकी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, 75 से 100 हो जाती है, तो जहाँ जब 75 रुपीज़ प्राइस थी तो आप 1 केजी लेते थे, तो 100 रुपीज़ प्राइस हो गई तो आप हाफ़ केजी ही लेंगे, तो आप उसका क्या करेंगे, कम कर देंगे उसको कंज्यूम करना। मतलब एक तरीके से आप ये चीज़ समझिए कि बहुत ही यहाँ पे फूड की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से आप उसका डिमांड कम कर दें, ये ना के ही बराबर होता है किसी के लिए भी, क्योंकि फूड हमारे लाइफ के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। इसी वजह से कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती है जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं, जिसको हम लोग बेसिक नीड बोलते हैं। बेसिक नीड को हम वो हमारी पूरा करता है, इसीलिए इसकी डिमांड हमारी क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। मतलब कि प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, उसके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है। सेकंड हमारी क्या होती है, कमोडिटी ऑफ कंफर्ट। अब कंफर्ट वाले जितने भी गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे गुड्स जिनको हम लोग अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए खरीदते हैं, कंफर्ट के लिए खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन खरीदने का क्या मतलब आपका फ़ायदा है, आपको अपने हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालेंगे और आपके कपड़े धुलकर सूख के सब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये वो गुड्स है जो आपको कंफर्ट आपकी लाइफ में प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी जो डिमांड होती है, इनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। मतलब ये हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड में क्या होता है, ज़्यादा चेंजेस होता है। मतलब ये सपोज़ जैसे कि मान लीजिए कि आपने वॉशिंग मशीन अभी खरीदना चाहा, ठीक है, और जिस वॉशिंग मशीन को आपने परचेज़ करना आप चाहते हैं, वो उस वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो 50,000 की है। तो आपने क्या सोचा कि चलो ठीक है, ये तो कंफर्ट वाले गुड है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेंगे तो आपकी सर्वाइवल रुक जाएगी, आपकी लाइफ रुक जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो आप इस समय क्या सोचेंगे कि ठीक है, अगर इसकी प्राइस इन फ्यूचर अगर कम हो जाती है तब हम इसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। अब इन फ्यूचर डिमांड क्या है, इन फ्यूचर अगर प्राइस आप देखें, वॉशिंग मशीन की प्राइस 50,000 से कम होकर 45,000 हो गई। अब आपको ये चीज़ लग रहा है कि हाँ, अब मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसको परचेज़ कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हाईली इलास्टिक इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्राइस में थोड़े से भी चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर डिमांड में क्या होते हैं, ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। कंफर्ट वाले जो गुड्स होते हैं, जैसे कि हम घर में अगर एसी लगवाना चाहें, तो अगर एसी की प्राइस जैसे ही कम होगी, वैसे हम उसको परचेज़ कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सब जो भी गुड्स होते हैं, जो हमारे कंफर्ट वाले गुड्स होते हैं, इनकी डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। इनके प्राइस में थोड़े बहुत चेंजेस होने की वजह से इनकी डिमांड में चेंजेस ज़्यादा आते हैं। उसी तरह अगर आप लग्जरियस गुड्स की बात करें तो देखिए लग्जरियस गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारी ना लाइफ के लिए नेसेसिटी होती है और ना ही हमें बहुत उससे कंफर्ट मिलता है। एक तरीके से आप लग्जरियस गुड्स को स्टेटस सिंबल वाले गुड्स भी आप समझ सकते हैं। स्टेटस सिंबल वाले गुड्स का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आप डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर उसको आप ना परचेज़ करें तो आपकी लाइफ रुक जाएगी या फिर आपका सर्वाइवल रुक जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। और डायमंड को खरीद कर आपको कोई बहुत कंफर्ट भी नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं है ना कि डायमंड लेकर आप सोएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन लग्जरियस गुड्स की जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। मतलब ये कि यहाँ पे प्राइस भले थोड़ा ज़्यादा चेंज हो जाए, प्राइस मतलब ज़्यादा भी अगर चेंज हो रहा है तब भी उसकी डिमांड पे थोड़ा बहुत ही असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए डायमंड क्या है, अगर इसकी प्राइस कम भी हो जाती है ना तो हमारी सोसाइटी में इनकम ग्रुप के ऐसे इनकम ग्रुप के लोग हैं कि अगर प्राइस इसकी थोड़ी कम भी हो जाती है ना तो वो कम प्राइस भी बहुत सारे क्लासेस के लिए क्या होंगी, वो महंगी होंगी। बहुत सारे जो क्लास के जो लोग होते हैं, जैसे मिडिल क्लास के लिए ये लोग क्या क्या होगी, प्राइस कम होने के बाद भी डायमंड महंगी ही होगी। तो लो क्लास की तो आप बात ही छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स को आप एज अ स्टेटस सिंबल के गुड्स से भी समझ सकते हैं। और इसीलिए इनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि ना ही ये हमारी नेसेसिटी को पूरा करता है और ना ही ये हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी में हमने 3 तरीके के गुड्स पढ़े। फर्स्ट हमारी नेसेसिटी वाले गुड्स थे जिनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। सेकंड हमारे कंफर्ट वाले गुड्स थे जिनकी डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। एंड थर्ड हमारे लग्जरियस गुड्स था जिनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। ठीक है। सेकंड पे अगर हम लोग मूव करें तो सेकंड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी का अगर मान लीजिए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट उसके अवेलेबल है, ठीक है, सब्सटीट्यूट उसके बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट उसके अगर मान लीजिए अवेलेबल है तो उसकी डिमांड हमारी मोर इलास्टिक हो जाएगी। क्यों मोर इलास्टिक उसकी डिमांड हो जाएगी? मोर इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में आपके क्या होंगे, प्राइस में आपके थोड़े से चेंजेस होंगे तो आपकी डिमांड में क्या होंगे, ज़्यादा चेंजेस होंगे। ठीक है, प्राइस में आपके थोड़े से चेंजेस होंगे तो डिमांड में आपकी क्या होंगे, ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपके पास कमोडिटी, ठीक है, कोई भी कमोडिटी है और उसकी सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हम किसी चॉकलेट का यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, तो चॉकलेट का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए 10 रुपीज़ का हमें कोई चॉकलेट मिलता है, ठीक है, 10 रुपीज़ की हमारी चॉकलेट ए है। ओके, 10 रुपीज़ की हमारी क्या है, चॉकलेट ए है हमारी 10 रुपीज़ की। अगर मान लीजिए कि इसके और भी सब्स्टिट्यूट्स है, ए सब्स्टिट्यूट है, बी है, सी है, डी है, ये 10 रुपीज़ की चॉकलेट कल को 20 रुपीज़ की हो जाती है और हमारे पास 20 रुपीज़ नहीं है कि हम उस चॉकलेट को खरीद कर खा सकें, तो इसके और भी सब्स्टिट्यूट है। जैसे मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट ए जो है हमारा इसकी 10 रुपीज़ प्राइस है, बी की हमारी 5 रुपीज़ ही प्राइस है, सी की हमारी अगेन 10 रुपीज़ है और डी की मान लीजिए कि हमारी 15 रुपीज़ प्राइस है। तो जो भी इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है तो हम क्या करेंगे, दूसरे सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाएंगे इसके। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी कमोडिटी की अगर लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक का मतलब कि उसके प्राइस में थोड़ा भी चेंज होने की वजह से, थोड़ी सी भी प्राइस अगर उसकी इंक्रीज़ हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड को तुरंत किसी दूसरे कमोडिटी पे मतलब दूसरे सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाएंगे। ठीक, उसी तरह अगर आप देखिए कि कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, स्मॉल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है, तो मतलब अगर उसका प्राइस अगर चेंज भी होता है, प्राइस चेंज भी होता है और उसके सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप स्विच करके जाएंगे कहाँ पे? ठीक है, इसीलिए इसकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या, कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है उसके बावजूद भी आपके डिमांड में बहुत ही कम चेंज हो रहा है। सपोज़ मान लीजिए कोई कमोडिटी ए है, ठीक है, कोई कमोडिटी है, इसकी सब्स्टिट्यूट बस बी कमोडिटी है। मान लीजिए कोई कमोडिटी है और उसका सब्स्टिट्यूट बस बी कमोडिटी है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ऑप्शन ही एक है बस। और मतलब अगर आप ए कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज़ अगर हो जाती है तो आप सर्च करके कहाँ पे, बी कमोडिटी पे ही आएंगे, है ना, वरना आपके पास दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होती है, डिमांड हमारी लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक क्यों होती है कि क्योंकि अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज हो भी रहा है तब भी हम डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट इतने अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे अगर मूव करते हैं तो थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम लेवल। अब इनकम लेवल में अगर आप ये चीज़ देखिए कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम हायर है, मतलब अच्छी खासी उसकी इनकम है, ठीक है, तो वो किसी भी कमोडिटी को खरीदता है, अगर परचेज़ करता है, तो अगर उस कमोडिटी के मान लीजिए प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, मान लीजिए उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम पहले से ही अच्छी है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई 100 रुपीज़ की कोई कमोडिटी खरीदता है और उसकी इनकम है 50,000 पर मंथ की उसकी इनकम है, तो 100 वाली जो कमोडिटी थी अगर वो 120 या 150 की अगर हो जाती है तो जिस पर्सन की इनकम खुद ही 50,000 है और 60,000 है, उसको उसका असर उस पे कुछ पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतनी इनकम है कि प्रोडक्ट उसकी 100 की रहे या 150 की रहे, वो दोनों ही उसको अफोर्ड कर सकता है, दोनों ही केस में।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर अ हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी किसी हायर इनकम ग्रुप वाले केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, हमारी लेस होगी। ठीक है, लेस इलास्टिक हमारा होगा। ठीक, बिकॉज राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। और सेकंड केस में अगर आप देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज हाई फॉर लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग रहेंगे, अब उनकी इनकम ही इतनी कम है, मान लीजिए कि किसी पर कोई पर्सन है जिसकी इनकम ही 500 की है, 500 की है, वो 100 रुपीज़ का कोई अगर प्रोडक्ट अगर खरीदता है और उसकी प्राइस मान लीजिए कि 200 की हो जाती है, तो भाई उनकी उनकी इनकम ही इतनी है कि वो 100 की प्रोडक्ट को 200 पे नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये क्या करेंगे, अगर उस कमोडिटी की दूसरी कोई सब्स्टिट्यूट होगी तो वो उस पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए डिमांड यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे डिमांड क्या होती है, हाई इलास्टिक होती है। मतलब कि प्राइस में थोड़ा भी अगर चेंजेस अगर होता है तो वो अपना डिमांड क्या करेंगे, डिमांड चेंज कर देंगे, मतलब किसी और कमोडिटी पे वो स्विच कर जाएंगे। तो लो इनकम ग्रुप के लिए जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है, एंड हायर इनकम ग्रुप के लिए जो इलास्टिसिटी होती है वो लो होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या, हैबिट। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन किसी चीज़ से एडिक्टेड है, कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए किसी चीज़ से एडिक्टेड है, सपोज़ किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो अब सिगरेट उसके लिए नेसेसिटी वाले गुड्स बन जाएंगे। उस पर्सन के लिए सिगरेट क्या हो जाएगा, उसकी नेसेसिटी हो जाएगी। तो सिगरेट की प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो क्योंकि उसके लिए तो वो नेसेसिटी हो गई, तो वो प्राइस चाहे उसकी कितनी भी हो वो उसको परचेज़ तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं, इफ़ अ पर्सन इज एडिक्टेड विद सम कमोडिटी देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज इनइलास्टिक। उसके लिए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। मतलब ये कि उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उसकी डिमांड वो चेंज नहीं करेगा। अगर मुझे दिन भर में ये है कि मुझे 2 सिगरेट पीना है, मतलब कोई भी पर्सन है जिसका ये है कि उसको 2 सिगरेट पीना है, तो वो सिगरेट पहले 10 रुपए की मिलती थी और अब उसकी प्राइस 15 रुपीज़ हो गई है, तब भी वो अपने कंजम्पशन को कम नहीं करेगा। वो 2 पीता था तो वो 2 ही पिएगा, क्योंकि उसकी वो नेसेसिटी है उसकी लाइफ़ की। ठीक है? तो किसी भी पर्सन की कोई अगर हैबिट है, तो उस कमोडिटी को वो क्या कर उस कमोडिटी के लिए जो उसकी डिमांड रहेगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है? वो उसको कंज़्यूम करता था तो वो हमेशा उसको कंज़्यूम करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए वो चीज़ नेसेसिटी हो गई है। ठीक है? उसकी लाइफ़ की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है। फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम लोग मूव करें, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई कमोडिटी है, जिस कमोडिटी का कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हो, मतलब वो आपके लिए इतनी नेसेसिटी नहीं है कि आपको उसको अभी ही खरीदना है। ठीक है, आपने देखा कि उस कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो आपने क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया, उसका कंजम्पशन आपने पोस्टपोन कर दिया, चलो ठीक है अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीद लेंगे। तो कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसका कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हैं, जिसका डिमांड आप पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, आपके लिए हाईली इलास्टिक डिमांड उसकी मानी जाती है। उसकी डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या कि प्राइस के थोड़े से इंक्रीज़ हो जाने की वजह से हमने उसकी डिमांड क्या की, बहुत ज़्यादा हमने कम कर दी। मतलब प्राइस के कंपैरेटिवली हमारी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कमोडिटी ऐसी है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, हम इसकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक, सेकंड केस में अगर आप देखिए कि कुछ ऐसी कमोडिटी है जिनका कंजम्पशन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी कमोडिटी है जिनका कंजम्पशन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में डिमांड क्या होगी, उस केस में आपकी डिमांड होगी लेस इलास्टिक। मतलब आप पोस्टपोन नहीं कर सकते उसके कंजम्पशन को, तो प्राइस में भले ही ज़्यादा चेंजेस आएँ, तब भी डिमांड में आपके बहुत थोड़े से चेंजेस आएंगे या फिर चेंजेस नहीं आएंगे। या फिर यहाँ पे लेस इलास्टिक लिखा है, इसका मतलब ये कि अगर आप उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर भी दे रहे हैं, तो हो सकता है 1 दिन कर दें, 2 दिन कर दें, 3 दिन कर दें, बहुत लंबे समय तक आप उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड होता है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन में आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड आप पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो हाईली इलास्टिक उसकी डिमांड कही जाती है। और कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसकी कंजम्पशन को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो लेस इलास्टिक डिमांड कही जाती है उस कमोडिटी की। सिक्स केस में अगर देखिए, मतलब सिक्स पॉइंट में आप देखिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूजेस है। नंबर ऑफ़ यूजेस में अगर आप देखिए, कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिनके यूजेस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, तो उसकी डिमांड क्या होती है, उस कमोडिटी की इलास्टिक डिमांड होती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिनके यूजेस बहुत ज़्यादा है, तो उनके यूजेस ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से आप उस कमोडिटी के डिमांड को इलास्टिक कर सकते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि मिल्क है, ठीक, और मिल्क से आप क्या करते हैं, घर पे पनीर बनाते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, पहला पनीर बनाते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, घी बनाते हैं उससे। तो अगर मान लीजिए मिल्क की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जा रही है, तो आप उससे
पनीर नहीं बनाएँगे, आप घी नहीं बनाएँगे बट अपने बच्चों को पिलाएँगे। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे दूध पिएँ, ठीक है? तो वैसे केस में क्या होगा कि उस कमोडिटी को आप वेरियस तरह से यूज़ करते हैं बट क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, इसीलिए बस उसको आप एक तरीके से यूज़ करेंगे जो कि अपने बच्चों को बस देंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि ऐसी कमोडिटी जिनके वेरियस यूजेस होते हैं, अगर उनकी प्राइसेज़ में चेंजेस हो आते हैं, तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ दैट कमोडिटी कंज्यूमर विल फुलफिल ओनली देयर अर्जेंट यूजेस। प्राइस अगर उस कमोडिटी की अगर इंक्रीज़ होती है, सपोज जैसे मिल्क की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो हमारी जो अर्जेंट यूजेस है हम बस उसी को ही फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट था एंड 7 पॉइंट है हमारा। 7 पॉइंट क्या है आपका, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जाता है कि मान लीजिए आप अपने इनकम के ज़्यादा पोर्शन को अपने अपने इनकम के ज़्यादा पोर्शन को किसी कमोडिटी को परचेज़ करने में अगर आप लगा रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए कि आपकी इनकम 1000 है, ठीक है? आप 400 आप लगा रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी को खरीदने में, तो उस केस में उस कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक हो जाएगी। मतलब ये कि आप किसी कमोडिटी पे अगर आप 400 अगर आप लगा रहे हैं उसको परचेज़ करने के लिए और आपकी इनकम अगर मान लीजिए 1000 की है, तो इस कमोडिटी की प्राइस अगर थोड़ा भी बढ़ जा रहा है, मान लीजिए इस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होके 450 हो गया, तो आपके लिए इसको अफ़ोर्ड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? आपकी इनकम उतनी ही है, बस कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर अपने इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए अगर आप लगा रहे हैं, तो उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से जो डिमांड होगी वो क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये कि डिमांड क्या है उसकी इलास्टिक है, आसानी से कम ज़्यादा में ट्रांसफ़र हो सकती है, प्राइस इंक्रीज़ और प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से। अगर मान लीजिए कि अगर आप अपनी इनकम का बहुत ही कम पार्ट किसी कमोडिटी को परचेज़ करने में अगर आप लगाते हैं एंड सपोज़ उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस केस में उस कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होगी, उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी जो होगी वो इनइलास्टिक रहेगी। मतलब मान लीजिए कि आपकी 1000 इनकम है और कोई ऐसी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो जो आपको 20 रुपीज़ में आपको मिल जा रही है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप परचेज़ करने गए और यही 20 रुपीज़ वाली कमोडिटी अगर 25 की अगर हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे? परचेज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने इनकम का बहुत ही कम पार्ट इस कमोडिटी को परचेज़ करने में लगा रहे हैं, इसीलिए इसकी प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल रही है। इसी वजह से ऐसी जो कमोडिटी होती है, इनकी डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है? वो इनइलास्टिक होता है। इनका डिमांड कैसा होता है? इनइलास्टिक होता है। अब आप सिंपली बस ये याद रखिए कि कोई भी कंज़्यूमर अपने इनकम का अगर ज़्यादा पार्ट किसी कमोडिटी पे अगर स्पेंड करता है, तो उस कमोडिटी की जो डिमांड होती है, वो इलास्टिक होती है और कोई भी कंज़्यूमर अपने इनकम का अगर मान लीजिए बहुत कम पार्ट अगर किसी कमोडिटी पे खर्च करता है, तो उस कमोडिटी की जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है। ठीक है? ये हमारा क्या था? 7th पॉइंट था। 8th पॉइंट हमारा क्या है? टाइम इलास्टिक। 8th पॉइंट हमारा क्या है? 8th पॉइंट में हम लोग शॉर्ट रन पढ़ते हैं, लॉन्ग रन पढ़ते हैं। शॉर्ट रन में अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक डिमांड होती है। शॉर्ट रन में आपकी डिमांड इनइलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मतलब शॉर्ट पीरियड में अगर आप देखिए तो आपको बहुत जल्दी कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं मिलता है किसी कमोडिटी को परचेज़ करने का। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड में या फिर शॉर्ट रन भी आप अगर कह लें तो शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होंगे कि आप एक से दूसरे पे स्विच कर जाएँ। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, डिमांड इनइलास्टिक होती है। वैसे ही लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो लॉन्ग रन में आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में अगर आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, एज़ वेल एज़ लॉन्ग रन में क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से लॉन्ग रन में आपकी डिमांड इलास्टिक होती है, मतलब उस कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक होती है, आप एक छोड़ के दूसरे पे भी सर्च कर सकते हैं। एंड शॉर्ट रन में आपकी जो डिमांड होती है इनइलास्टिक होती है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड के बेसिस पे शॉर्ट रन में आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है एंड लॉन्ग रन में डिमांड आपकी क्या होती है? इलास्टिक होती है। तो आज मैंने आपको कवर कराया है क्या फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो thank you for your precious time and all the best, and please like, share and subscribe. Thank you.